हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, या फिर उसको बोल सकते हैं यूसेज ऑफ कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें आपका काम आएगा, जैसे CGPSC हो गया, बैंक हो गया, SSC हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, पटवारी हो गया, RI हो गया। जितने भी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है सभी में काम आएगा, क्योंकि जो जिस लेवल का जितने भी एग्जाम्स का मैंने नाम लिया और जिस लेवल कंप्यूटर से पूछा जाता है उस लेवल का आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उस लेवल के जो कंप्यूटर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ और टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। इसके बाद ये पूरी जो चीज पढ़ने के बाद आप बस क्वेश्चंस उठाइए प्रीवियस ईयर के और मार्क करना स्टार्ट करिए चारों ऑप्शन में से सही आंसर, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है उसमें पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटर पहले होता क्या है, ठीक है। सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका मैं आपको अपने से जो बनाया, मैं एक डेफिनेशन बनाया है अपने से, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन जो होता है कंप्यूटर का वो ये है और इसमें सारा चीज डिफाइन हो जाता है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो सब बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसे कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। विच टेक्स सम इनपुट, ठीक है, विच टेक्स सम इनपुट, डू सम प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेसिंग वर्क, एक कुछ इनपुट्स लेगा बाहर से जो इनपुट डिवाइसेस है, फिर से कुछ प्रोसेसिंग वर्क करेगा, सम प्रोसेसिंग करेगा यूजिंग इट्स CPU और जो भी उसके डिवाइसेस है, एंड प्रोड्यूसेस सम आउटपुट, ठीक है। बस ये तीन चीज लाइन याद रखिएगा, टेक सम इनपुट, डू सम प्रोसेसिंग एंड गिव्स आउटपुट, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर। कोई भी मशीन अगर ये काम कर रहा है तो वो कंप्यूटर है, ना कि जो आप देख रहे हैं जो फिजिकली कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं केवल वो कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, ठीक है। जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो विच टेक्स सम इनपुट, डू सम प्रोसेसिंग एंड गिव्स आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये हो गया डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शंस भी उसका डेफिनेशन से निकलेगा। पहला फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग और थर्ड है आउटपुट फंक्शन, और लास्ट है आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ठीक है। ये तीनों तो मैंने डेफिनेशन पर आपको क्लियर कर दिया। इनपुट फंक्शन, प्रोसेसिंग और आउटपुट। प्रोसेसिंग होता है CPU के थ्रू। अब उसके बाद स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे CPU मान लीजिए डेटा उठाया, ठीक है, आपके हार्ड ड्राइव से प्रोसेसिंग करने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग करते समय ना रैम का यूज करेगा जो कि इंटरनल मेमोरी है। तो उसका यूज करके वो उस पर स्वैपिंग सपोर्ट करते रहेगा ताकि उसमें उस डेटा जो डेटा और उसको डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो मिलेगा वो उसको रैम में स्टोर करेगा, वहां पे उसको प्रोसेस करेगा CPU पे, फिर वापस से उसको वहां पे स्टोर कर देगा प्रोसेस करने के बाद। तो ये होता है कि स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें स्टोरेज का एक अलग से टॉपिक है जिसमें आपका पूरा मेमोरी आ जाएगा, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, वो मैं डिटेल में एक नया टॉपिक में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर पे वो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पे आपके आ जाएंगे जो CPU यूज करता है, CPU क्या यूज करता है, रैम, रोम, ये सब चीजें। और एक्सटर्नल डिवाइस मतलब आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये फंक्शंस हो गया। अब टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये चार बेसिक टर्म्स जो आप हमेशा देखिए कंप्यूटर में होता है। पहला हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका हार्डवेयर पहला टर्म है, फिर हो गया आपका सॉफ्टवेयर, फिर हो गया डेटा, उसके बाद ये लास्ट है आपका इंफॉर्मेशन। ये चार चीज आते हैं आपके टर्म्स ऑफ कंप्यूटर में। हार्डवेयर सबको पता है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि CPU हो गया, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब चीजें हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो इन हार्डवेयर को चलाता है वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो इन हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, ठीक है, इंटरनली, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। डेटा क्या हो गया, डेटा कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ऐसा रॉ चीज जो हमको मिलता है, जो हम गैदर करते हैं, चाहे बाकी स्टोर करके रखते हैं, वीडियोस हो गया, MP3 हो गया, जो भी सिस्टम पे रखे हुए हैं, फाइल्स हो गया, सब डेटा है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जो उसमें से जो यूजफुल चीजें आपने निकाला, अब उसमें से कुछ चीजें निकाला और उसको प्रोसेस किया। देखो बहुत सारा चीजें है लेकिन उसमें हम प्रोसेस कम चीजें करते हैं, जो यूजफुल चीजें हैं वो होता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क यही है कि इंफॉर्मेशन इज ए यूजफुल पार्ट ऑफ डेटा या फिर इज द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ डेटा, ठीक है।
तो वो होता है आपका इंफॉर्मेशन। तो ये 4 चीज आप याद रखिए इसमें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से, तो इस पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो इस पे देखिए फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो है 1940 से लेकर 1950 तक। ठीक है, 10 साल का जनरेशन था, जिसमें जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे वो लोग। ऐसे स्विचिंग डिवाइस मतलब जैसे कि स्विचिंग डिवाइस मतलब हो गया जैसे सीपीयू क्या अभी जैसे इंटेल यूज कर रहे हैं, या फिर अभी जैसे अपन i7 i3 यूज कर रहे हैं, तो वैसे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। तो वैसे आपका स्टोरेज डिवाइसेस के उस समय स्टोरेज डिवाइस क्या था, जैसे अभी रैम यूज कर रहे हैं अपन, DDR2 रैम या फिर जो भी रैम है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, ये आप याद रखिए। स्पीड उस समय था 333 माइक्रोसेकंड। ठीक है, माइक्रोसेकंड में 10⁻⁻⁶। तो ये उस समय जो स्पीड था वो मैक्सिमम स्पीड अपन माइक्रोसेकंड में मिलता था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस समय यूज होता था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और लैंग्वेज उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इतना इंफॉर्मेशन बहुत काफी है फर्स्ट जनरेशन के लिए। फिर से इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। 1940 से 1950 डेट्स वैसे नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप याद हो जाता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें क्या ये पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक ड्रम्स। ये स्पीड भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, 333 माइक्रोसेकंड। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है लेकिन रेयर कंडीशन है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज पूछ सकता है, मशीन लैंग्वेज। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। स्विचिंग डिवाइस जो कि वैक्यूम ट्यूब से, स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक ड्रम्स, और लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकेंड जनरेशन देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 1956 से 63 तक। ठीक है, उसके बाद जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज होता है वो है ट्रांजिस्टर। उस समय वैक्यूम ट्यूब्स को जाके ट्रांजिस्टर्स आ गया। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो स्टोरेज डिवाइस यूज होता है वो है मैग्नेटिक कोड। ठीक है, स्पीड इसका भी माइक्रोसेकंड में है लेकिन 10 माइक्रोसेकंड है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज जो इसमें यूज होता है वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड जनरेशन देखते हैं, वो है 1964 से लेकर 71 तक। ठीक है, इसमें आईसी यूज होता था। फर्स्ट में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स। अब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। वो क्या होता था कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को आप एक में क्लब कर दीजिए तो एक आईसी बन जाता है। ठीक है, एक आईसी मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को आप मिला दिए तो वो एक आईसी बन जाता है, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक कोड, सेम है प्रीवियस जनरेशन से। इसमें अब स्पीड चेंज हुआ, पहले 2 का था माइक्रोसेकंड, अब नैनोसेकंड आ गया, 10⁻⁹। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होगा वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज जो यूज होगा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन है 1971 से प्रेजेंट तक का जनरेशन जो है, इस पे यूज होता था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बहुत सारे आईसीस इंटीग्रेटेड सर्किट उसको मिला देंगे तो वो ज्यादा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इससे ज्यादा पावरफुल है वो। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस जो यूज हो रहा है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब जो रैम रोम जिससे बना हुआ है ना, वही होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। फोर्थ जनरेशन अभी तक यूज हो रहा है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन भी आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो रोबोट्स में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका स्पीड। इसमें देखिए नैनो सेकेंड से थोड़ा स्पीड और बढ़ गया, पिको सेकेंड, 10⁻⁻12। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हो रहा है वो है टाइम शेयरिंग GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब क्या है कि लोग इंटरफेस पे ज्यादा ध्यान देने लग गए, जैसे हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली ज्यादा होना चाहिए। तो टाइम शेयरिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और टाइम शेयरिंग का मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं एक ही टाइम पे, और वो सीपीयू का काम है कि वो उसको ऐसा बिहेव करवा रहा है कि एक साथ बहुत सारे चीज काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैं जब नेक्स्ट चैप्टर कुछ पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आपको समझ में आया कि असली में सीपीयू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे मैनेज करता है सीपीयू को। तो वो कैसे मैनेज करता है, वो क्या करता है ना कि शेड्यूलिंग करता है। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए क्लब कर दिया,
4 प्रोसेस है, अपने 4 चीज चालू कर दिया। एक बार कॉपी भी कर रहे हो आप, एक बार कुछ और सॉफ्टवेयर भी अपने चला रहा है, फिर एक आप एडिटिंग भी कर रहे हो। तो वो क्या करेगा कि वो प्रोसेस को ना प्रायोरिटी वाइज पे जमा देगा और शेड्यूल करते रहेगा। पहले इसको थोड़ा दे देगा, फिर उसको थोड़ा देगा, टाइम शेयर करते रहेगा सब में। और आपको लगेगा कि आप एक साथ सबको काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीपीयू एक टाइम पे एक ही चीज को काम कर रहा है, लेकिन वो टाइम शेयरिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे समझाऊंगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम 4th जनरेशन याद रखिए। उसके पहले का था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज जो यूज हो रहा है वो है पास्कल, कोबोल। ठीक है, और उसके बाद 5th जनरेशन अभी उतना लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये देखिए, प्रेजेंट से बियॉन्ड ये इसका ईयर है, और इस पे जो स्विचिंग डिवाइस यूज हो रहा है वो है सुपर स्केल आईसी। ठीक है, नेक्स्ट में आपके स्टोरेज डिवाइस अभी कुछ फिक्स नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, आप याद रखिए। स्पीड भी अभी बहुत हाई है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस पे ब्लैंक है और लैंग्वेज ब्लैंक है। मतलब 1st से 4th जनरेशन आपके मेनली पूरे क्वेश्चन आते हैं, और 5th जनरेशन में ये पूछ सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, तो आपको याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैंने जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेनली आपको फिर से बता देता हूँ मैं कि स्विचिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज डिवाइस इंपॉर्टेंट है, और कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है वो जनरेशन, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 जो कॉलम है वो आप ध्यान से इसको याद रखिए। ईयर्स को छोड़िए, वो नहीं पूछता है कभी। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट है बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वर्क, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, सो साइज के बेसिस पे जो अपना 4 मेन कैटेगरी डिवाइड होता है वो है, पहला माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है आपका मिनी कंप्यूटर, फिर है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये साइज के बेसिस पे। वर्क के बेसिस पे है आपका एनालॉग, फिर डिजिटल, हाइब्रिड। ये 3 कैटेगरी आपके वर्क के बेसिस पे है। और पर्पस के बेसिस पे दो कैटेगरी होते हैं कंप्यूटर के, वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो इसी में जो ये पूरे टॉपिक्स है, इस पे पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इसी पे आता है। तो इसको 1 by 1 देखते हैं कि 1 by 1 इस पे देखते हैं कि इसमें इसके क्या क्या चीज इस पे नोट करने की जरूरत है। सो माइक्रो कंप्यूटर की पूरा चीज पढ़ना अभी जरूरी नहीं है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बस वही की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सो पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। सो पहले माइक्रो कंप्यूटर्स को डिटेल में देखते हैं। सो आइए पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर मैं अगर लाइव एग्जाम्पल लूँ तो आप जिससे मुझे देख रहे हैं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप से या जो स्मार्टफोन से आप मुझे देख रहे हैं अभी, वो है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सो माइक्रो कंप्यूटर का पहला फीचर है लीस्ट पावरफुल, मोस्ट वाइडली यूज्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। ठीक है, लीस्ट पावरफुल क्योंकि आप ये मत समझिए कि जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग जो लैपटॉप और कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, इतना सारा काम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोगों ने अभी पावरफुल कंप्यूटर देखा ही नहीं है, या कुछ लोग और जो बड़े बड़े कंपनी से उन्होंने देखा होगा, लेकिन अभी हमने मेन फ्रेम और जो मिनी कंप्यूटर है या फिर जो सुपर कंप्यूटर है वो अगर किसी ने देखा होगा तो समझ में आता होगा कि जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो लीस्ट पावरफुल है उनके हिसाब से, ऐसे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली यूज्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो बाकी जो कंप्यूटर्स जो है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर वो केवल इंडस्ट्रियल पर्पस या साइंटिफिक पर्पस वो सब चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग है। फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है ही क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सबको कंप्यूटर्स की जरूरत है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है 3 बेसिक कैटेगरीज। ठीक है, 3 बेसिक कैटेगरीज है। उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए और एक मेमोरी होना चाहिए। तो ये 3 चीज रहेगा तो वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट फीचर है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो डेस्कटॉप, नोटबुक, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, तो ये सब कैटेगरी है आपका माइक्रो कंप्यूटर का। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। सो नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। सो मिनी कंप्यूटर के जो फर्स्ट फीचर है वो है स्मॉलर इन साइज, फास्टर, लोअर कॉस्ट इज लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, सो ये 3 चीज याद रखिए, स्मॉलर इन साइज, इट्स फास्टर and cost is lower than mainframe computer. ठीक है, नेक्स्ट फीचर है इनिशियली इट वाज यूज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क लाइक इन इंजीनियरिंग एंड कैड कैलकुलेशंस। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, बट नाउ इट इज जनरली यूज्ड एज सर्वर। लेकिन आजकल इसको एज ए सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को। सो पहले किस तरीके से यूज करते थे, इंजीनियरिंग एंड कैड कैलकुलेशन में,
और इसका जो फर्स्ट फीचर्स था वो है स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो ये इसके मेन की पॉइंट और फीचर्स है। सो नेक्स्ट अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इसका जो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज रहता है वो लार्ज इन साइज रहता है, ठीक है, पहला ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट यूजेस कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट है सर्व्स एज अ बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। जो आईटी कंपनीज रहते हैं, जो बड़े बड़े ऐसे कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सो उन लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। सो उनके लिए ये एक बैकबोन की तरह है, ठीक है, एक बैकबोन की तरह है जिसके चलते बिजनेस चलता है, पूरा जो पूरा नेटवर्क है वो संभालता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। सो जो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में वो ये है, और जो डिफरेंस बताता है उस सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का वो ये पॉइंट है। It is considered as the heart of a network of computer and terminals that allows a large number of people to work at the same time. ये आप याद रखिए, it allows large number of people to work at the same time. यही डिफरेंस है आपका सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि ये फीचर अवेलेबल नहीं है उसमें, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम वर्क नहीं कर सकते। वो सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, वो एक टाइम पे एक ही यूजर को सपोर्ट करे, लेकिन इतना पावरफुल है जैसे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं अपन या फिर कुछ भी बड़े से बड़े साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें सुपर कंप्यूटर काम आएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पे एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, जो एंटायर बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनको संभालना, उनके डेटाबेस को संभालना है, तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। तो मेन फीचर यही है इसका, इट अलाउज लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम एट द हाईएस्ट स्पीड। सो इट्स बैकबोन ऑफ द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। और इसके एग्जांपल्स कुछ ये आप नोट कर लीजिए, IBM 370, IBM S/390। तो ये आपका मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि किसका प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का ज्यादा है इनमें। लेकिन अगर पूछा जाए कि टाइम शेयरिंग कौन सा है, फिर जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर को कौन सपोर्ट करता है, तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, ठीक है। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए क्या यूज होता है, सुपर कंप्यूटर यूज होता है। बिजनेस वर्ल्ड के लिए क्या यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। सो लास्ट कैटेगरी देखते हैं वो है सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन साइज पे लास्ट कैटेगरी देखते हैं वो है सुपर कंप्यूटर का। सो इसका फर्स्ट फीचर है फास्टर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन, ठीक है। सो फास्टर तो रहेगा सुपर कंप्यूटर, सो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग रहेगा इसका। इसका मेन पॉइंट ये है कि हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड पर अगर पूरे कैटेगरी पर हम नापे तो सबसे अधिक प्रोसेसिंग स्पीड जिस कंप्यूटर का होगा वो है आपका सुपर कंप्यूटर एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज्ड फॉर, जो मैंने पिछले क्लास में अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सब जो चीज है एक स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर को पहले सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्क जिसको सपोर्ट करेगा ना उसके लिए बेस्ट है वो। तो प्रोसेसिंग स्पीड इसका बहुत हाई है, ठीक है। तो ये इसका सुपर कंप्यूटर है, वो उसमें दो मेन पॉइंट है कि इट इज हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड फास्टर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। सो सबसे कॉस्टली अगर बोला जाए कौन सा कंप्यूटर है तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। लार्ज नंबर ऑफ यूजर को कौन सपोर्ट करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्रोसेसिंग स्पीड के दम पे सबसे हाईएस्ट कंप्यूटर, सबसे मेन कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा मैं लेक्चर को। सो नेक्स्ट अब बेस्ड ऑन साइज हो गया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन आप देख लेते हैं उसके वर्क पे। सो वो है आपका एनालॉग और डिजिटल, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सो नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ सिस्टम। सो वर्किंग ऑफ सिस्टम के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सो एनालॉग कंप्यूटर पहले देखते हैं क्या होता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट देखेंगे। सो एनालॉग कंप्यूटर इट्स ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस द कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फिनोमिनन सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, ठीक है। अगर हम इतना लंबे डेफिनेशन पे ना जाए तो सिंपल वर्ड में एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो ये सब एस्पेक्ट को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज को यूज करके वो एनालॉग कंप्यूटर्स को हम लोग उसमें क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली इसमें आपको 2-3 चीज याद रखनी है। एक तो पहला चीज तो मैं ये बोला कि ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज को यूज करते हैं। सेकेंड जो इसमें इम्पोर्टेंट है, इट यूजेस कंटिन्यूअस वैल्यूज, ठीक है।
डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज यूज करता है, मतलब बाइनरी वैल्यू यूज करता है 0 1 0 1, और ये कंटिन्यूअस वैल्यू यूज करता है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज, इट इज वाइडली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। सो ये इतना ही चीज इस पे ध्यान रखना है एनालॉग कंप्यूटर के। सो नेक्स्ट देखते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर। सो नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। सो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? एनी क्लास ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। सो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्क्रीट फॉर्म। सो ये कोई भी क्लास ऑफ डिवाइस जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। सो डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है बाइनरी वैल्यूज, कंटिन्यूअस जो चेंजेबल वैल्यूज है 0 1 0 1 0 1, तो वो होता है आपका डिस्क्रीट वैल्यू। सो इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिस्क्रीट वैल्यूज और बाइनरी फॉर्म, और इसका जो एग्जांपल है यूज्ड इन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स एंड केमिकल रिएक्शंस। सो इस टाइप से ये जो 3-4 पॉइंट्स है वो आप ध्यान पे रखिए। इस पे 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस पे लास्ट जो इसका कैटेगरी है वो देख लेते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब देखिए सिंपल भाषा में इसको बताता हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दोनों जो प्रीवियस जो कंप्यूटर पढ़े हम लोग उसके दोनों का कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है डिजिटल कंपोनेंट जो इसका है वो सर्व एज ए कंट्रोलर एंड प्रोवाइड्स लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके एनालॉग पार्ट में, डिजिटल पार्ट में आपको याद रखना है, और एनालॉग पार्ट में क्या याद रखना है? एनालॉग कंपोनेंट सर्व्स एज ए सॉल्वर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एनालॉग कंपोनेंट मतलब सॉल्वर और डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपका डिजिटल पार्ट मतलब ऐसे कंट्रोलर एंड लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी ऑफ कंप्यूटर जो कि बेस्ड ऑन पर्पस। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर और आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो बहुत सारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के। सो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आते हैं एग्जाम में वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे सकता है उसमें बोल सकता है कि विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, या फिर 4 ऑप्शन दे सकता है, बोल सकता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, उन लोगों के ऊपर रहता है क्वेश्चन बनाना। सो आइए एक करके देखते हैं कि ये फीचर्स क्या होता है। फर्स्ट है आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड, कंप्यूटर के स्पीड की हम लोग बात करें तो मेनली अब हम लोग सीपीयू की स्पीड के बारे में बात करते हैं। एक्सेस टाइम, ठीक, कितने टाइम पे वो रैम से डेटा को एक्सेस करता है। अगर कैश मेमोरी से ले रहा है, वो मेमोरी पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि डिफरेंट टाइप मेमोरी क्या होते हैं, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम, और उसके बाद आपके हार्ड डिस्क। तो ठीक है, तो हार्ड डिस्क से अगर कोई डेटा ले रहा है, रैम सीपीयू ले रहा है डेटा, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको। मेन मेमोरी से ले रहा है तो कम टाइम लगेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पास रहता है। तो इसको कि उसके एक तो बहुत सारे चीजों की वजह से ये चीज होता है, तो वो मैं मेमोरी पार्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिए कि रैम से जब डेटा लेगा सीपीयू तो वो फास्ट होगा, एक्सेस टाइम एकदम हाई होगा, स्पीड हाई होगा। और जब आपका उससे लेगा, हार्ड डिस्क से लेगा, तो एक्सेस टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सेस टाइम हमको कम चाहिए, स्पीड हमको हाई चाहिए, सीपीयू का स्पीड हाई चाहिए। और सीपीयू का स्पीड नापता है वो एक्सेस टाइम के टर्म्स में, कितने टाइम्स में डेटा को एक्सेस कर रहा है। और स्पीड होता है जैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो एक फाइल को कहीं दूसरे फाइल में, पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो कितने एमबीपीएस स्पीड में एमबीपीएस, ठीक है, मेगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, तो इस पे नापता है स्पीड को। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर सीपीयू फ्री है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा स्पीड देगा। जो उसका रैम में कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो स्पीड देगा। 8 जीबी का रैम लगाया तो ज्यादा स्पीड देगा, 16 जीबी का रैम लगाया तो ज्यादा स्पीड देगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड। सेकंड आते हैं एक्यूरेसी पे। सो एक्यूरेसी मतलब कि वो करेक्टनेस, कितना आपका डेटा करेक्ट है, कितना आपका डेटा एक्यूरेट है। ठीक है, और एक्यूरेसी कैसे कंप्यूटर नापता है, जैसे कि मान लो आप टाइपिंग, आपने कभी टाइपिंग ट्यूटर चलाया होगा, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो चीजों को, तो उस पर आप जैसे देखते हो कि आपने कितना एक्यूरेट किया, कितना एक्यूरेट आपने टाइप किया, उसके हिसाब से आपको एक्यूरेसी बताता है। तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, वो स्पीड से ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब वो स्पीड से ज्यादा प्रायोरिटी एक्यूरेसी को देता है, कितना % डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो गलती क्योंकि ह्यूमन गलती कर सकता है एक बार, लेकिन अगर कंप्यूटर सही प्रोसेस कर रहा है तो वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज कैपेसिटी पे। स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कैपेसिटी कितना है, जीबीस पे नापते हैं। हार्ड डिस्क का कैपेसिटी कितना होता है,
500 GB, 250 GB, 1 TB, 1 PB, कुछ भी हो सकता है, 1000 GB। सो इस टाइप से स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज करने की क्षमता कितना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस साइज का रैम लगा हुआ है, किस साइज का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि एक फिल्म का जो एक्टर है वो वर्सेटाइल है। इसका मतलब क्या, वो एक्टिंग भी अच्छा कर सकता है, वो डांस भी अच्छा कर सकता है, वो और भी दूसरे अपना फैमिली मैन भी है, तो वो वर्सेटाइल एक्टर है। जैसे शाहरुख खान है, वो डांस भी अच्छा करता है, वो एक्टिंग भी अच्छा करता है, वो कभी कभार फैमिली मैन भी है। तो इस तरह से एक वर्सेटाइल एक्टर है वो। तो इसी टाइप से वर्सेटैलिटी मतलब बहुत सारी चीजों में वो अच्छा होता है। कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल है। प्लग एंड प्ले, जैसे प्लग एंड प्ले का मतलब है कि ऐसे डिवाइसेस जो बस प्लग एंड प्ले आप काम करते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव लगाया आप कंप्यूटर पे, तो उस पे क्या होगा कि वो ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा और प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर जो है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस है, उसमें कुछ भी डिवाइस लगाइए, ऑटोमेटिक जो ड्राइवर उस पे होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा और वो प्ले होने लग जाएगा। जैसे सीडी आप लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव आप लगाते हैं, जैसे कोई भी आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, सब ये प्लग एंड प्ले फीचर अगर नहीं रहता तो ये सब काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आता है डिलीजेंसी, ठीक है। सो डिलीजेंसी के बाद मैंने डिलीजेंसी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको इसके मीनिंग क्या है। उसके बाद देखते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए आप जीमेल लॉगिन करते हो, तो उसमें यूजर आईडी पासवर्ड आपका सेव करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे सिक्योरिटी इन टर्म्स आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें यूजर आईडी एक पासवर्ड डालने का ऑप्शन देता है। आप सिस्टम को बाकी यूजर्स जो अनऑथेंटिक यूजर से उनसे बचा के रख सकते हो कि अनऑथराइज्ड यूजर जो है, अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो आपको एक्सेस ना कर सके आपके सिस्टम को। बहुत सारी चीजों में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इतना सिक्योरिटी फीचर्स देता है, एंटीवायरस एक सिक्योरिटी फीचर है उसका। तो ये सब चीजें जो है वो फीचर्स में आते हैं। सो इसके साथ देखिए क्या होता है, कंप्यूटर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में मेनली यही सब टॉपिक्स है जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो बेसिक्स है वो मैंने अभी इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम बहुत सारे जो टॉपिक्स जो आते हैं सीजीपीएससी में या फिर बैंक एसएससी में वो पूरा कवर करूंगा। और जितने भी अभी टॉपिक्स बचे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, 7 से 8 टॉपिक और हैं, उनको मैं डिटेल में कवर कर लूंगा। और ये सब कवर करने के बाद आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको खुद से खुद बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मेरे जो YouTube चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं इसको CGPSC E-ज्ञान, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन से वीडियोस हमारे नए आ रहे हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा जो पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाला है 15 दिसंबर के अप्रॉक्स, तो वो भी आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखने के लिए थैंक्स।